नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तराखंड की खबरों की ओर शुरुआत करेंगे मंत्रिमंडल की बात से। आपको बता दें कि विधानमंडल दल का नेता चुने जाने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने राजभवन में राज्यपाल को मिलकर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश किया है। धामी के नेतृत्व में नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन का अनुरोध पत्र राज्यपाल को सौंप दिया गया है और इसे राज्यपाल ने स्वीकारते हुए उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानमंडल दल के नव निर्वाचित नेता पुष्कर सिंह धामी के साथ राजभवन पहुंचे भाजपा विधायकों ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मिलकर उन्हें अवगत कराया कि पुष्कर सिंह धामी को विधानमंडल दल का नया नेता चुना गया है। राज्यपाल को धामी के नेतृत्व में नई सरकार और मंत्रिमंडल के गठन का अनुरोध पत्र सौंप दिया गया। तो वहीं सूबे के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर धामी 23 मार्च को शपथ ग्रहण करेंगे और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अनुरोध पत्र को स्वीकारते हुए राज्यपाल ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने का निर्णय लिया है। राज्यपाल से मिलने वालों में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद अजय भट्ट, सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद अजय टमटा और प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत और नवनिर्वाचित विधायक सतपाल महाराज, बिशन सिंह चुफाल, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्या, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, पूर्व विधायक स्वामी अतिराश्वानंद भी मौजूद रहे। तो वहीं विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता की जो घोषणा की थी, अब दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद धामी इस पर काम शुरू करेंगे। सोमवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब पुष्कर सिंह धामी ने यह बात कही है कि उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जल्द ही एक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री आवास के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्र नेतृत्व पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह का दोबारा भरोसा जताने पर आभार जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता, एक सैनिक के बेटे को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का मौका मिला है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर आस्था प्रकट की और उनके कामों पर मुहर लगाई है और आने वाले समय में 2024 के चुनाव का भी प्रत्यक्ष प्रमाण दो। आपको बता दें कि प्रत्यक्ष प्रमाण 2/3 बहुमत देकर जनता ने निश्चित रूप से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हमने जो संकल्प लिए हैं उन्हें हमारी सरकार पूरा करेगी। यहाँ की जनसभाओं और जनाकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। साथ ही धामी ने यह भी कहा कि उनका लक्ष्य उत्तराखंड के अंतिम छोर में रहने वाले बच्चों तक शासन पहुंचाना होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार बच्चों तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ भी अब जल्द ही वो ग्रहण करेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री की नीतियों को प्रदेश भर में पहुंचाने का भी उन्होंने दावा कर दिया है। कहा यह भी गया कि विधानसभा चुनाव से पहले जो भी संकल्प लिए गए उसमें सिविल यूनिफॉर्म कोड प्रमुख संकल्प है, उसे हमारी सरकार पूरा करेगी। इसकी प्रक्रिया भी जल्दी ही पूरी की जाएगी। और इसी कड़ी में विधायक दल का नेता चुने जाने और राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे पुष्कर सिंह धामी का परिजनों ने भव्य स्वागत किया है। इस दौरान सभी के चेहरों पर खुशी देखने लायक थी। सोमवार को शाम को ही पुष्कर सिंह धामी अपने मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। यहाँ उनकी मां और पत्नी पहले से ही उनका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जैसे ही वहां वो भीतर पहुंचे तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जहां मां और पत्नी और साथ ही कई अन्य रिश्तेदारों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया है। मां ने पुष्प बरसाने के बाद अपने बेटे धामी को प्यार किया, तिलक लगाया और आरती उतारी। इसके बाद उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई खीर पुष्कर सिंह धामी को खिलाई। इस दौरान बाहर से लगातार पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारों की आवाज भी आती रही। प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे पुष्कर सिंह धामी ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक जश्न का माहौल बना रहा और बड़ी तादाद में कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। उन्होंने खूब पटाखे फोड़े और हवा में रंग भी उड़ाए और खुशियां मनाई। तो वहीं बीजेपी आलाकमान ने एक बार फिर से उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी को बागडोर सौंपने का फैसला लिया है।
सोमवार को ही उनके नाम का ऐलान कर दिया गया और बुधवार को 3:30 बजे देहरादून के परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया जाएगा, जहां पर वो और उनके कैबिनेट के सहयोगी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी के भी आने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा 5 से 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल मौजूदा जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि पीएम मोदी 2:30 बजे पहुंचेंगे। परेड ग्राउंड में 20,000 लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है और 3 मंच इस दौरान बनाए जा रहे हैं। शपथ ग्रहण के लिए दूसरे जिलों से 3 एडीएम, 10 एसडीएम बुलाए जा रहे हैं। साथ ही वीआईपी गेस्ट के रुकने और ट्रांसपोर्ट के प्रोटोकॉल के हिसाब से व्यवस्था भी की जा रही है। विधायकों, मंत्रियों और वीआईपी के बैठने के लिए अलग अलग मंच बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा हेलीपैड बनाए जा रहे हैं और सुरक्षा के नजरिए से 1000 पुलिसकर्मियों को परेड ग्राउंड में तैनात किया जा रहा है। तो वहीं पुष्कर सिंह धामी को भाजपा विधायक दल ने भले ही अपना नेता चुन लिया है और वो उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन 6 महीने के भीतर ही उन्हें विधानसभा का सदस्य बनना होगा। उनके विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बड़ा सवाल ये कि वो अब किस सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। प्रदेश में पिछली सरकार में आखिरी समय में भाजपा ने धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि 6 महीने के कार्यकाल में वो अपने काम से उन्होंने धाकड़ धामी की पहचान बना ली थी। उन्होंने अपने कम समय के कार्यकाल में भी देवस्थानम विधेयक वापस लिए जाने समेत कई अहम फैसले लिए, जो कि अब 23 मार्च को दूसरी बार सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 164(4) के तहत उन्हें 6 महीने के भीतर ही सदन की सदस्यता लेनी होगी। सूत्रों के मुताबिक धामी डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं और इस सीट पर भाजपा के बिशन सिंह चुमफाल ने जीत हासिल की है। हालांकि 5 अन्य विधायक भी उनके लिए सीट छोड़ने को तैयार हैं, चूंकि 5 विधायक उनके लिए अब अपनी सीट छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इसी के साथ ही उनमें चंपावत के विधायक कैलाश गहतोड़ी, जागेश्वर के मोहन सिंह मेहरा, लालकुआं के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट और रुड़की के प्रदीप बत्रा और खानपुर के निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का नाम शामिल है। इसके अलावा भी कुछ अन्य विधानसभा सीटों से उनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज हैं। और साथ ही आपको बताते चलें कि अब उत्तराखंड के ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास गंगा किनारे जब आप घूमते हैं तो आपको एक पोल से टंगा हुआ खूबसूरत सा बक्सा दिखता है। उस बक्से में दिखती हैं कुछ किताबें। इस बक्से में हिंदी, अंग्रेजी साहित्य की भी किताबें शामिल हैं और स्कूली पाठ्यक्रम की किताबें भी। इसमें जनरल नॉलेज की किताबें भी हैं और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की भी। इस बक्से पर इसका नाम भी लिखा है, बस्ता पैक स्ट्रीट लाइब्रेरी। मनमोहक नज़ारे के बीच ये उत्तराखंड की पहली स्ट्रीट लाइब्रेरी है, जिसे कि किसी सार्वजनिक जगह पर रखी हुई कुछ किताबें जिसे जब मन किया उठाकर पढ़ लिया। ऋषिकेश में गंगा किनारे खूबसूरत वादियों को निहारते हुए अपनी पसंद की किताबें पढ़ने में जो आनंद है वो यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बता दें कि ऋषिकेश में लक्ष्मण झूले के पास गंगा किनारे आपको ये स्ट्रीट लाइब्रेरी नजर आ जाएगी। इसकी शुरुआत की गई और बस्ता पैक एडवेंचर के कार्यधर्ता गिरिजांश गोपालन और उनके कुछ साथियों ने इसकी शुरुआत की थी। गिरिजांश का कहना है कि एक बड़ा तबका है जो किताबें पढ़ना चाहता है, लेकिन उनके पास किताबें उपलब्ध नहीं हो पाती। इसमें सामाजिक और आर्थिक कारण हो सकते हैं। वो ये भी बताते हैं कि यहाँ लोग गंगा किनारे बैठकर खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए किताबें पढ़ सकते हैं। अगर किसी को कोई किताब अपने साथ ले जानी है तो बदले में एक दूसरी किताब रखकर वो अपने साथ कोई भी किताब ले जा सकता है। और उत्तराखंड के ऋषिकेश के मुनिकीरेता थाना क्षेत्र के लक्ष्मण झूला पुल के पास एक युवक गंगा में डूब गया और काफी तलाश करने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल सका है। युवक परिवार के लोगों के साथ गंगा में नहाने गया था और परिवार की आंखों के सामने ही वो गंगा में समा गया। हालांकि पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने उसकी काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका है। रात होने के कारण रेस्क्यू को रोक दिया गया। तो वहीं पुलिस का यह कहना है कि मनीष के परिवार में उसकी पत्नी, बच्चों के साथ उसके माता पिता भी शामिल हैं और ये लोग गुजरात से उत्तराखंड में घूमने के लिए आए थे। ताजा जानकारी के मुताबिक
मनुकीरेता पुलिस के अनुसार गुजरात के सूरत निवासी एक परिवार ऋषिकेश घूमने आया था और परिवार रविवार शाम को करीब 6:30 बजे लक्ष्मण झूला के पास स्थित एक सच्चा धाम आश्रम के घाट पर परिवार के सभी सदस्य गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे। परिवार के सभी लोगों ने गंगा स्नान करना शुरू किया। नहाते समय मनीष गहराई अधिक होने के कारण फंस गया और उसने बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गहराई में समाता गया। कुछ देर बाद ही अपने परिजनों की आंखों से वो ओझल हो गया। मनीष के गायब होने के बाद उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता की चीख पुकार शुरू हो गई। तो वहीं घटना पर नाव चलाने वाले अंकुर कुकरेजा और अर्पित कुकरेजा ने तुरंत ही अपनी रेस्क्यू टीम को मौके पर भेज दिया। काफी खोजबीन की गई, लेकिन खोजबीन के बाद भी मनीष का कुछ पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने के बाद मुनिकीरेता थाना से जल पुलिस और राज्य आपदा मोचन बल की टीम वहां पहुंच गई और इसी के साथ ही एसडीआरएफ ने युवक की तलाश भी की, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका। फिलहाल मनीष के घर वाले उसका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मनीष का पूरा परिवार हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने के लिए आया था। और यमुनोत्री से खबर सामने आई है, जहां यमुनोत्री हाईवे के पास डामटा से नौगांव की तरफ स्थान रिखाव खड्ड के पास एक ट्रक खाई में गिर गया है। वाहन में लगभग 11 लोग सवार बताए जा रहे हैं और हादसे में घायल 4 लोगों को 108 सेवा सीएचसी नौगांव में भर्ती कराया गया। बाकी लोग लापता बताए जा रहे हैं और इस हादसे में 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। खाई से एक शव भी निकाला जा चुका है, जबकि दूसरा शव ट्रक के नीचे दबा है, जिसे निकालने की कोशिश की जा रही है। डमटा पुलिस मौके पर मौजूद है और आपको बताते चलें कि बड़कोट, एसडीआरएफ और नैनबाग में और साथ ही नौगांव से 108 सेवा को मौके के लिए रवाना किया गया। बाकी लोगों का पता नहीं चल सका है, जिनकी खोजबीन की जा रही है। अब बात करें उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की, तो हार मिलने के बाद अब बहुजन समाज पार्टी बौखला गई है। सोमवार की जहां पार्टी ने शिषपाल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर अल्मोड़ा के बीआर धोनी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने अपना फैसला पलटते हुए अब युवा नेता आदित्य ब्रजवाल पर दांव खेला है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 13 नवंबर 2021 को बसपा प्रमुख मायावती की ओर से नरेश कुमार गौतम को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाकर उन्हें प्रदेश प्रभारी और चौधरी शिषपाल सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। शिषपाल को पार्टी ने ज्वालापुर सीट से प्रत्याशी भी बनाया और सोमवार को पार्टी ने शिषपाल को प्रदेश अध्यक्ष से पद से हटाकर अल्मोड़ा के बीआर धोनी को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया था। लेकिन हरिद्वार में हाल ही में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को देखते हुए आनन फानन में पार्टी ने अपना निर्णय फिर से एक बार बदलते हुए झबरेड़ा से पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े आदित्य ब्रजवाल को नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी में लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद को प्रदेश उपाध्यक्ष और मंगलौर विधायक सरस्वत करीम अंसारी को प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से लगातार क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। इसका असर भी भारत पर साफ पड़ता नजर आ रहा है। तो वहीं माना यह भी जा रहा है कि जल्दी ही अगर कीमतें घटी नहीं तो पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव दिया है। पर मौजूदा हालातों में तमाम प्रतिबंधों से घिरे रूस का प्रस्ताव भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा, समझते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस के लगातार हमलों के जवाब में तमाम बड़े देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। साथ ही साथ नाटो के खिलाफ रहे रूस पर सख्त रुख अपनाए जा रहे हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव के कारण क्रूड ऑयल की कीमतों पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस ने भारत को कम कीमतों पर क्रूड ऑयल देने का प्रस्ताव भी दिया और भारत भी इस डील को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। तो वहीं माना ये भी जा रहा है कि रूस से सस्ता क्रूड ऑयल आने से देश में पेट्रोल डीजल के दाम और कम हो सकेंगे और साथ ही इससे इकोनॉमी को भी राहत का बूस्टर डोज मिलेगा। पर इससे पहले समझते हैं कि आखिर किन देशों से भारत अभी तेल का इम्पोर्ट करता है। ओपेक
क्रूड ऑयल उत्पादक देशों का एक संगठन है और दुनिया भर में बेचे जाने वाले क्रूड ऑयल का 60% उत्पादन यहीं होता है। हालांकि रूस ओपेक देशों में शामिल नहीं है, लेकिन साल 2017 के बाद से ये ओपेक के साथ तेल उत्पादन की सीमा तय करने की दिशा में काम कर रहा है ताकि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा नहीं बढ़े। देखा जाए तो दुनिया के क्रूड ऑयल का 12% उत्पादन रूस में, 12% सऊदी अरब में और 16 से 18% उत्पादन अमेरिका में होता है। और भारत भी अपनी जरूरत का 85% क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है और इसमें से 60% खाड़ी देशों से लेता है। और वहीं क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करने के लिए भारत सऊदी अरब और अमेरिका पर ज्यादा निर्भर है। और भारत इसके अलावा इराक, ईरान, ओमान, कुवैत और रूस से भी तेल लेता है और कुछ स्पॉट मार्केट यानी खुले बाजार से भी खरीदता है। और जबकि रूस से भारत सबसे कम यानी कि 2% क्रूड ऑयल ही तेल इंपोर्ट करता है, जिसके भविष्य में बढ़ने की पूरी संभावना है। और वहीं भारत क्रूड ऑयल और अन्य वस्तुओं को रूस से रियायती कीमतों पर लेने पर अब विचार कर रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत रूस से और क्रूड ऑयल खरीद सकता है। तो आपको बता दें कि अमेरिका ने भी हाल में कहा है कि अगर भारत रूस से क्रूड ऑयल लेता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है और साथ ही इससे किसी प्रतिबंध का भी उल्लंघन नहीं होता है। तो हाँ, भारत रूस से तेल इंपोर्ट कर सकता है। गौरतलब है कि इसी बीच कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया है कि देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने भी रूस से सस्ती कीमतों पर 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल की खरीद की है। और वहीं बताया जा रहा है कि एक ट्रेडर के माध्यम से ये सौदा 20 से $25 की छूट पर हुआ। तो वहीं आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने पर केवल अमेरिका में प्रतिबंध लगे और भारत फिलहाल रूस से तेल खरीद तो सकता है, हालांकि पेमेंट में परेशानी आ सकती है। और वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि भारत और रूस रुपए और रूबल में कारोबार के बजाय बार्टर सिस्टम की तर्ज पर कारोबार कर सकते हैं, जैसे ईरान पर प्रतिबंध के दौरान भारत ने किया था। तो वहीं अगला बड़ा सवाल आपको बता दें कि रूस से तेल खरीदने से क्या दाम में कमी आएगी। तो वहीं आपको बता दें कि ऐसे में जब क्रूड ऑयल के दाम में तेजी है तो और भारत अपने पारंपरिक निर्यातकों से कीमतों पे कुछ बार्गेन करने को कह सकता है। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत तेल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, जहां 5.2 मिलियन बैरल तेल की खपत रोज होती है। और अगर रूस से भारत 1 लाख या 2 लाख बैरल तेल मंगवा भी लेता है तो इससे भारत में तेल की कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और वहीं विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर रूस वास्तव में भारत का मित्र है और वहां पर तेल इतना ही सस्ता है तो भारत को वहां तेल और गैस के जो भंडार में उनमें हिस्सेदारी खरीदनी चाहिए। और अगर रूस सस्ते तेल की पेशकश कर रहा है तो उसे हमें हिस्सेदारी देने में परहेज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमने वहां पहले ही $16 अरब के तेल के कुएं खरीद रखे और इस तेल को हम वहीं बेच देते हैं, क्योंकि इस समय रूस के तेल के दामों में 40% तक की कमी आ चुकी है। और ऐसे में वहां तेल और गैस के भंडारों में हिस्सेदारी खरीदना सस्ता पड़ेगा और साथ ही ये हमारी जरूरतों को लंबे समय के लिए पूरा करेगा। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में पेट्रोल डीजल के दामों में हमें कमी देखने को मिल सकती है। और इसके साथ ही अगर रूस और यूक्रेन के बीच कोई समझौता हो जाता है तो कीमतों में और कमी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज।